नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र बैचला रामबाण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज हम जीके का टॉपिक ले रहे हैं उपराष्ट्रपति। हमने पिछली कुछ वीडियोज में हमने राष्ट्रपति के बारे में क्लियर कर दिया था। आज उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है हम एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर देते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति आज का मेन टॉपिक है। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है भाई, तो हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, जब हम बात उपराष्ट्रपति की करते हैं तो पहली बार जब जानकारी होती है तो हमारे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 में। इसके बाद जैसा कि हमने आपको सिस्टमेटिक वे में राष्ट्रपति के बारे में बताया था, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चले थे, ऐसा ही हम आज उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके बाद आती है राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले योग्यताएं बताई थी। तो आज भी हम उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति में भी ये था, उपराष्ट्रपति में भी ये। मैंने ये भी बताया था राष्ट्रपति के दौरान कि भाई हमारी कुछ सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, सरकारी नौकरियां होती हैं, उनमें नेपाल और भूटान के लोगों को भी अप्लाई करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर भारत का नागरिक ही चलेगा, नेपाल भूटान के नहीं चलेंगे। ठीक है, दूसरा 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। कम से कम 35 वर्ष हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। बिल्कुल सेम है जैसे राष्ट्रपति में था, लेकिन यहां पर ध्यान देना है चौथे पर जो अलग हो गया है। राष्ट्रपति में हमने कहा था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यहां पर है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। ये नहीं कह रहा कि राज्यसभा का सदस्य हो, ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ 4 योग्यताएं लिखी हुई हैं हमारे राष्ट्रपति बनने, उपराष्ट्रपति बनने के लिए। भाई राष्ट्रपति में यहां लोकसभा था, इसमें राज्यसभा है। अब एक व्यक्ति जो इन सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो फिर वो क्या करेगा? उपराष्ट्रपति पद का चुनाव के बारे में सोचेगा कि भाई हमें चुनाव लड़ना है। जब चुनाव लड़ना है तो ऐसी स्थिति में पता चलेगा कि उसके निर्वाचक मंडल कौन सा होता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल था, तो उपराष्ट्रपति में भी निर्वाचक मंडल कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कह सकते हैं हम संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं? संसद के सभी सदस्य, लेकिन विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। इसको हम थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएं तो क्या कह सकते हैं हम? लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, और दूसरे में कहेंगे हम राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत। ठीक है, राज्यसभा के भी निर्वाचित मनोनीत और लोकसभा के भी निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य हैं, यानी संसद के सभी सदस्य इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पर कई सारे सवाल बनते हैं भाई। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल बनता है ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रपति में
के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उपराष्ट्रपति में नहीं लेते। उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। तो पहला सवाल यह पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे सदस्य बताइए जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। आंसर क्या है? आंसर है भाई विधानसभाओं के सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलए भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। तो इसका आंसर क्या आ गया? विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलए। दूसरा सवाल बनता है, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति में चुनाव में हिस्सा नहीं लेते लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं या इसमें यस उसमें नो, उल्टा हो गया। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं डालते लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। तो इसका आंसर है संसद के मनोनीत सदस्य। इसका आंसर हो गया भाई संसद के मनोनीत सदस्य। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं? संसद के सभी सदस्य। अब संसद के निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति में भी हिस्सा लेते हैं, उपराष्ट्रपति में भी लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य केवल उपराष्ट्रपति में हिस्सा लेते हैं, इसमें नहीं लेते भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब जब यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डालेंगे वो सिर्फ एमपी डालेंगे, एमएलए नहीं डालेंगे, एमएलसी वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो संसद के जो सदस्य मतलब वोट डालेंगे तो उससे पहले प्रोसेस होगा फॉर्म अप्लाई करने का। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में तभी फॉर्म अप्लाई माना जाएगा जब उसका नाम के 50 प्रस्तावक हों, 20 प्रस्तावक हों। राष्ट्रपति में 50, उपराष्ट्रपति में 20 और 20 ही अनुमोदक हों। यानी कि जो 20 एमपी हैं वो उसके नाम का प्रस्ताव रखें और 20 ही उसको अनुमोदित करें, स्वीकृति दें। तो टोटल 40 सदस्य चाहिए। क्यों चाहिए 40? क्योंकि ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, एमपी ही चाहिए। राष्ट्रपति में कितना था? 50 था। राष्ट्रपति में प्रस्तावक 50 थे और अनुमोदक भी 50 थे। यहां पर 20-20 है दोनों। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। याद रखना, अगर एक प्रस्तावक है, कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक के रूप में हो गया तो अनुमोदक के रूप में नहीं आएगा। दूसरा एक बात और है कि कोई ऐसा एमपी है जिसने ए मेंबर को, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा ए, बी और सी, किसी ने ए के नाम का प्रस्ताव रख दिया तो ये जो 20 सदस्यों ने ए के नाम का प्रस्ताव करा है, ये बी के नाम का ना तो प्रस्ताव कर सकते हैं ना अनुमोदन कर सकते हैं। ये सी के नाम का भी ना तो प्रस्ताव कर सकते हैं ना अनुमोदन कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति यानी एक एमपी या तो किसी व्यक्ति का अनुमोदक हो सकता है या किसी का प्रस्तावक हो सकता है, वो भी एक ही उम्मीदवार का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्लियर हो गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि, तो चुनाव की जो रीति है वो अनुच्छेद 66 में लिखी हुई है। निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के लिए 55 है और इसके लिए 66 है। 11 का पहाड़ा चल रहा है, 11 पंजे 55, 11 छिके 66। तो अनुच्छेद 66 में निर्वाचन पद्धति लिखी है उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब वो क्या है वो देखिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, दूसरा है शब्द आनुपातिक, तीसरा है गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। तीनों शब्दों पर ध्यान रखना। राष्ट्रपति में भी यही है, उपराष्ट्रपति में भी यही है। एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल और गुप्त मतलब सीक्रेट जो होता है वो। तो एकल संक्रमणीय कौन सी होती है? ये हम राष्ट्रपति चुनाव में बता चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति देगा तो वरीयता क्रम में वोट देगा। वरीयता क्रम में वोटिंग होती है। अगर यानी कि एक चुनाव में ए, बी, सी और डी 4 उम्मीदवार हैं
तो कोई भी जो वोटर है, जिस लाजमी है कि यहाँ पर एमपी होंगे, तो वो जो वोटर हैं तो वो मान लिया डी को वोट देना चाह रहा, तो वो बताएगा मेरी फर्स्ट चॉइस डी है, सेकंड चॉइस बी है, थर्ड चॉइस ए है और फोर्थ चॉइस सी है। इस तरह से वोट देगा। अगर बाई चांस इसकी वोट गई है डी को, अगर बाई चांस डी चुनाव से हट जाता है तो इसकी वोट मानी जाएगी बी को, जो सेकंड चॉइस है। तो इसकी जो वोट डाली गई है पहले डी को डाली गई, लेकिन ये बी को हस्तांतरित की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय। आनुपातिक पत्ती क्या होती है? आनुपातिक पत्ती ये होती है जिसमें जीतने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए एक निश्चित अनुपात में या एक निश्चित परसेंट में वोटों की आवश्यकता होती है। अगर आप एमपी एमएलए की बात करें तो उनके चुनाव में क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो विजेता है, लेकिन इनमें नहीं होता। अनुपातिक पत्ती वो होती है जिसमें एक निश्चित अनुपात कह दिया कि भाई जीत विजेता तब होगा जब कम से कम 50% वोट चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं जब 45% चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया 60% चाहिए वोट। ठीक है, तो ये अनुपात बता दिया कि इनमें से इतने परसेंट वोट चाहिए, तो वो अलग अलग बनाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में 50%, तो 50% वोट होंगे तो ही वो विजेता माना जाएगा। ऐसे में आनुपातिक पत्ती होती है। और गुप्त मतदान प्रणाली कहाँ होती है? जिसमें वोटर जो है अपनी वोट को किसी को नहीं बताता कि हम, मतलब ये गुप्त रूप से वोट डाली जाती है। एक और ये जो पद्धति है, ध्यान से सुनना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पत्ती, यहां तक की बात कर रहे हैं हम। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पत्ती राष्ट्रपति चुनाव में चलती है, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही चलती है, और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव भी इसी विधि से होता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में गुप्त शब्द लगा हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में मैंने बताया था गुप्त शब्द नहीं लगा हुआ, ना ही वहां खुला लगा हुआ है ना गुप्त लगा हुआ है। राज्यसभा के मामले में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन इतना तीनों में है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रस्ताव पता चल गया, हमें यह भी पता चल गया कौन वोट डालता है, कौन सी पत्ती से होता है। इसी पत्ती में एक और चीज लिखी हुई है कि देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों को चुनाव आयोग कराएगा। पहली बात, ये चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव आयोग कराएगा तो उस समय इनका जो मुख्य पीठासीन अधिकारी होगा, एक शब्द होता है पीठासीन अधिकारी, यानी ऐसा ऑफिसर जिसकी देखरेख में ये चुनाव संपन्न होगा, वो कौन होगा? ऐसा ऑफिसर जिसकी देखरेख में ये चुनाव संपन्न होगा। तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, तो याद रखना, लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा महासचिव, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। देखिए भाई, मतलब चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। अगर आपसे सिंपल सवाल पूछा जाए कि भाई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन संपन्न कराता? चुनाव आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। पीठासीन अधिकारी होता है कौन? लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव होगा। या कह रहा हूं मैं, तथा नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मान लिया अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, रामनाथ कोविंद जी का, मान लिया उसमें लोकसभा के महासचिव थे, तो अगले चुनाव में ये बनेंगे, फिर अगले में ये बनेंगे, फिर अगले में ये बनेंगे। टर्न वाइज होता है। एक राष्ट्रपति चुनाव इनके द्वारा होता है, दूसरा इनके द्वारा होता है, फिर तीसरा इनके द्वारा, चौथा इनके द्वारा, इस तरह से होगा। ऐसे उपराष्ट्रपति चुनाव में एक इनके द्वारा, सेकंड इन पर, थर्ड इन पर, फोर्थ इन पर, तो टर्न वाइज चलते हैं। तो दोनों चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव जो हैं, जैसे इसने लता श्रीवास्तव, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, वो महासचिव ही तो हैं। ठीक है, तो वो ही पीठासीन अधिकारी होते हैं। तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, कंफ्यूज नहीं होना, कि अगर पूछा जाए कि कौन चुनाव करा रहा है? चुनाव आयोग। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? मुख्य, मतलब महासचिव होते हैं जो। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई अगर इनके चुनाव से, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव से संबंधित विवाद कहाँ निपटारा होगा, तो ये लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में ही इनके चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा किया जाएगा, और ये दोनों के लिए अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है।
अनुच्छेद 71 दोनों के लिए ही ये कहता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में उनके विवाद का निपटारा होगा। विवाद क्या मतलब क्या है? जो चुनाव से संबंधित विवाद होगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर आ गया होगा। अब देखिए, चुनाव हो गया तो चुनाव में वोटिंग हो गई। वोटिंग में कौन कौन हिस्सा ले रहे, ये भी है। हमने राष्ट्रपति के चुनाव में कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में एक एमपी के मूल्य, वोट का मूल्य कितना होता है, एक एमएलए के वोट का मूल्य कितना होता है, वो फॉर्मूले बताए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि यहाँ लोकसभा के और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में एक कैंडिडेट का वोट एक ही गिना जाता है। हर एक का वोट बराबर होता, तो एक को एक ही वैल्यू दी गई है। वहाँ पर सभी की वैल्यू अलग थी। जैसे वहाँ पर एक एमपी की वोट का मूल्य 708 था, एमएलए का 208 भी था, 156 भी था, इस तरह के थे। एमएलए अलग हैं, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी के वोट का मूल्य समान है, तो कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कहाँ संपन्न होगा? संसद भवन में वोट पड़ेगी। राष्ट्रपति में संसद भवन भी होता था, विधानसभा भवन भी होती थी। इसके लिए वोटिंग कहाँ होगी? केवल और केवल संसद भवन में होगी भाई। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। एक बात और भाई, वीडियो में आपको हर भाग में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिस पर आप गौर नहीं करते, लापरवाही कर जाते हैं। तो आपको लापरवाही नहीं करनी, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपका बिल्कुल क्लियर समझ में आए। रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप रट रहे हैं तो कमज़ोर हो रहे हैं। समझिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए संसद भवन, विधानसभा भवन, अब यहाँ पर केवल सांसद है तो केवल संसद भवन में ही वोटिंग होती है। वोट हो गई, निर्णय हो गया कि कौन जीत कर आया है, तो उसके बाद आती है शपथ। शपथ यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो होती है। तो उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है, अनुच्छेद 69 के अकॉर्डिंग लेता है। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 60 था। याद होगा इतना तो अभी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है भाई। इसमें जो सवाल बनता है शपथ में, वो क्या बनता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति इसको उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अगर सवाल ये आ जाए कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो, पहली बात, अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो कौन दिलाएंगे? तो भैया जी याद रखना, अगर राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो रिक्त नहीं छोड़ा जाता ना, उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। अब जी हो गया ये शपथ भी। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते न्यायाधीश। इसके बाद आता कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, स्पष्ट लिखा हुआ हमारे उसमें कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उससे पहले ये त्यागपत्र देकर मृत्यु होने पर या फिर एक हटाया भी जा सकता है। तो पहला है त्यागपत्र। कार्यकाल 5 वर्ष है, कार्यकाल से पहले त्यागपत्र देकर ये अपने पद से को खाली कर सकते हैं, पद खाली हो सकता है। तो ये त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, इसमें और कुछ नहीं बनता। दूसरा मृत्यु होने पर, दूसरा है मृत्यु होने पर। अब ये तो है भैया, मृत्यु तो किसी भी कारण से हो सकती है। तो मृत्यु होने पर, मृत्यु होने में एक ही सवाल बनता है कि क्या अभी तक कोई ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है? सिर्फ एक, श्री कृष्णकांत, एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। कौन से थे? श्री कृष्णकांत, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऐसे उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत। ठीक है, अब इनसे अलग एक सवाल यह बनता है कि इनको अगर समय से पहले हटाया जाए तो क्या होगा, कैसे हटाएंगे? तो देखिए, एक राज्यसभा द्वारा, याद रखना इनके महाभियोग नहीं बोलते, लगभग महाभियोग जैसा होता लेकिन महाभियोग नहीं बोला जाता। राज्यसभा द्वारा पारित
विशेष संकल्प प्रस्ताव द्वारा तो एक राज्यसभा में एक विशेष संकल्प प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उस समय राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, याद रखना टोटल संख्या 245 है। अब 245 में मान लिया 5, 7, 10 सीट खाली हैं, तो उनको छोड़कर बाकी जितने हैं उनके बहुमत, मान लिया 245 में से आपके 235 उपस्थित हैं, तो 118 कम से कम 118 सदस्य यस बोल दें कि भाई उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो ये संकल्प प्रस्ताव पारित माना जाएगा यहाँ से। ठीक है, विशेष संकल्प जो है ये पारित हो गया। तो जितने सदस्यों की संख्या है, वो वोटिंग वाले की बात नहीं कर रहे, जितने सदस्यों की संख्या उसका बहुमत। अब दूसरी बात आती है कि फिर इसके बाद क्या लोकसभा में भी जाता है? जी, लोकसभा में भी जाता है। तो लोकसभा में सामान्य बहुमत, यानी लोकसभा अगर स्वीकृति दे दे, स्वीकृति का मतलब सामान्य बहुमत, तो एक विशेष प्रस्ताव पास होगा राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाएगा। पहले कभी भी लोकसभा में शुरुआत नहीं होती इसकी, ये पहले राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। लोकसभा से अगर उसने यस बोल दिया तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि क्या इनको भी पहले सूचना देनी पड़ती है? तो इनको भी 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है, जैसा कि राष्ट्रपति जी के मामले में था, ऐसा ही इनके मामले में भी है। इनको भी 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। ठीक है, ये अपने अगर इन पर महाभियोग चल रहा तो ये तो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, ये तो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, तो ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते भाई। ठीक है, दूसरी बात आती है अब इनके कार्य। इनका जो कार्य है वो क्या कहता है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। इनका यह महत्वपूर्ण कार्य है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, ये ऐसे सदस्य, ऐसे मतलब सदस्य हैं या ऐसी शक्ति है जो अध्यक्ष है किसी बॉडी के, किसी निकाय के अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं है। ठीक है, एकमात्र उपराष्ट्रपति ऐसे होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी उसके अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, दूसरा काम इनका यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य को संभालना। इनका मेन काम यह है, दूसरा काम है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनके कार्य को संभालना, बस। और इनके कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। दूसरी बात, इनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। तो जो हमारी वेतन वाली अनुसूची 2 है उसमें इनके वेतन का उल्लेख नहीं होता भाई, क्योंकि इनको राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन मिलता है और ये राज्यसभा के सभापति हैं। ऐसा अनुच्छेद 64 में भी लिखा हुआ है और अनुच्छेद 89 में भी लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में भी है और अनुच्छेद 89 में भी है भाई। ठीक है, 2 अनुच्छेदों में एक ही चीज, मतलब हालांकि और भी चीजें हैं लेकिन ये चीज दोनों अनुच्छेदों में लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाए तो क्या होगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो उनके कार्य को कौन संभालेगा। याद रखना, इस बारे में संविधान कुछ नहीं कहता। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उनके कार्य को कोई नहीं संभालता। हाँ, राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन संभालता है? उपसभापति संभालता है। उपसभापति को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप राज्यसभा सभापति रहिए, उपराष्ट्रपति के पद का कोई निर्वहन कोई नहीं करता। सवाल बहुत बारीक है, इसको ध्यान से सुनना। सवाल 2 तरह से बनता है। पहला कंडीशन क्या है? यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तथा उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उनके पद को कौन संभालेगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता? उपराष्ट्रपति। लेकिन लिखा हुआ राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो उनके पद को कौन संभालेगा? तो आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है?
और ये भी हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ भाई, ये भी 1969 में एक विशेष प्रस्ताव संसद ने पास किया था, उसके तहत होता है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा सवाल पूछता है, केवल ये लिखा हुआ है यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? आंसर है कोई नहीं। नीचे लिखा होगा कि उपराष्ट्रपति के पद को कौन संभालता? कोई नहीं। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के पद को कोई नहीं संभालता, लेकिन राज्यसभा सभापति के पद को कौन संभालता है? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ओके। तो ये थे हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में कार्य भी बताए कि कार्य क्या होता है, उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, शपथ भी कौन होता है, कौन दिलाता है, अनुपस्थिति में क्या होगा, जो भी कंडीशन बन रही थी हमने उसके बारे में बताया। ठीक है जी। तो मेन चीज यही होता है कि आप जो है ये देखिए कि भाई उपराष्ट्रपति से संबंधित और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी सवाल बन रहे हैं उनमें आप एक बार कैलकुलेशन जो करें दोनों को की तुलना करके करें भाई। ऐसा ना हो कि भाई आप राष्ट्रपति को देख रहे हैं उसको उपराष्ट्रपति में मिक्स कर दें, उपराष्ट्रपति वाली चीज को राष्ट्रपति में मिक्स कर दें, गड़बड़ हो जाएगी भाई। दोनों में तुलनात्मक रूप में आपको चेक करना है कि राष्ट्रपति में क्या है, उपराष्ट्रपति में क्या है, इन दोनों में अलग क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको सोचकर समझकर चलेंगे तो बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। एक बात और महत्वपूर्ण सूचना, देखिए आप सभी को पता है कि अब जो है कोचिंग सेंटर्स खुलने शुरू हो गए हैं, तो हम आज ही आपके सामने एक वीडियो और लाएंगे। आज आप इस वीडियो को देखिए और आज शाम तक एक वीडियो और आएगी जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भैया हमारा जो कोचिंग सेंटर ओपन हो रहा है उसके क्या प्रोसेस है, कौन सी डेट में और क्या है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे कि आपका एडमिशन हो सके। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद भाइयों।